हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 47 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 46 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का जो लिंक है ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, लेकिन इसका नाम जो है करियर विनर ही है। जो चैनल का नाम है उसी नाम पे टेलीग्राम का भी नाम है। तो वहाँ से आप जो है सारा पीडीएफ अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस सेट में कुछ क्वेश्चन का विश्लेषण जो है ऐसा करेंगे जो शायद मार्केट में नहीं बताया जाता है, वो और परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंस भी रहता है। तो आप लास्ट तक बने रहें और ज़रूर ये अनुभव कीजिएगा कि ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। तो चलिए दोस्त, अब देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो दोस्तों, हम बंगाल विभाजन का पूर्ण रूप से डिटेल्स बताएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो बहुत ही बेटर है। तो ये कब घोषणा की गई? तो दोस्तों, अगर घोषणा पूछे तो ये घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया था। और जिस दिन घोषणा हुआ उसी दिन जो है, उससे 2 दिन बाद 7 अगस्त को, कहाँ 7 अगस्त को जो कोलकाता में टाउन्स हॉल है वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होगी। इसके बाद जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। कब से? 1905 से 16 अक्टूबर। दोस्तों, इस दिन को जो है, इस दिन को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब नारे लगाए गए। दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे पहले स्वदेशी शब्द का जो स्वदेशी जो आंदोलन था उसका विचार सबसे पहले किस पत्रिका में मिला था, पत्र में मिला था, तो एक संजीवनी है। जो किसका पत्र है? कृष्ण कुमार मित्र का, कृष्ण कुमार का मित्र का जो एक पत्र है संजीवनी, इस संजीवनी में ही बंगाल विभाजन की चर्चा की गई है, माने बंगाल स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की गई है। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। तो आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसमें जो है बोला गया है कि यह क्यों, माने कब इसका निरस्त कर दिया गया। तो एक समिति बनी थी, अरुणडेला समिति, और अरुणडेल समिति बनी थी। शायद आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। 1906 में बनी थी। और ये किस लिए बना था? कि राजनीतिक सुधारों पर सलाह देने के लिए जो है बना था, अरुणडेल के अध्यक्षता में। तो दोस्तों, यही जो है सिफारिश किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। अब बाद में इसी के सिफारिश पर जो है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो इसके सिफारिश को जो है कब लागू किया जाता है? जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। तो उस समय किसके, माने सम्राट कौन था उस समय? ये जॉर्ज पंचम और मेरी, ये दोनों के स्वागत में जो है इस दरबार लगाया जाता है दिल्ली में। और इसी दरबार में जो है अरुणडेला समिति की जो सिफारिश है उसको लागू करते हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम है। तो यहाँ पे 4-5 फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन? ये डिसीजन कब लिया गया? 20 जुलाई को। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ, सब 1905 में हुआ है। फिर 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ और उसी दिन जो है स्वदेश शोक दिवस मनाया गया। और आंध्र प्रदेश में जो है इसको वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। और 1906 में जो है अरुणडेला समिति बना था और वह सिफारिश किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। और ये जो है दिल्ली दरबार जब लगता है हार्डिंग के समय, जो राजा होता है उनके स्वागत में, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में, तो उसी दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो दोस्तों ये दक्षिण भारत जब यात्रा कर रहे थे तो ये अपना सर मुड़वा लिए और धोती पहनना यानी लंगोटी पहनना शुरू कर दिए थे ताकि वो गरीब जैसा लगे। बहुत बड़ी बात थी। अगला है छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो किस वेद शाखा से है दोस्तों? ये छंदोग्य उपनिषद जो है सामवेद से है। दोस्तों उपनिषद किसको कहा जाता है? तो ऐसा ज्ञान जिसके गुरु के पास बैठकर की जाती है, ऐसा ज्ञान जिसमें गुरु के पास बैठकर प्राप्त की जाती है, उसी को जो है उपनिषद कहते हैं। दोस्तों ज्ञान और दर्शन की उल्लेख की गई है इस उपनिषद में, और उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना की गई है। यहाँ यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किस में किया गया है? तो उपनिषद में किया गया है। दोस्तों उपनिषद में जो है यज्ञों की आलोचना की गई है। और दोस्तों वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है, जिसके कारण जो है वेदांग भी बोला, इसको जो है वेदांग भी बोला जाता है, यही उपनिषद है। तो दोस्तों जैसे ऋग्वेद का कौन कौन उपनिषद है? तो ऐतरेय उपनिषद है, कौस्तुकी उपनिषद है। फिर अगर पूछ दिया जाए कि यजुर्वेद का कौन कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद है और फिर तैत्तिरीय उपनिषद है, फिर कठोपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, ईश उपनिषद है। तो ये सब जो है किसका है? यजुर्वेद का। दोस्तों सामवेद का कौन कौन है? तो सामवेद का वही जो अभी पढ़े हम लोग, छंदोग्य उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है। दोस्तों इसमें जो है पहली बार अद्वैतवाद का उल्लेख मिला है। छंदोग्य उपनिषद में जो है पहली बार अद्वैतवाद का जो है उल्लेख मिला है। दोस्तों बुद्ध के 4 आर्य सत्य है, ये छंदोग्य उपनिषद से ही लिया गया है। दोस्तों छंदोग्य उपनिषद में जो है पहली बार सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले बार कहाँ हुआ है? तो छंदोग्य उपनिषद में। तो ये सब जो है ये उपनिषद है। दोस्तों अथर्ववेद का कौन उपनिषद है? तो मुंडो उपनिषद है। फिर मांडुक उपनिषद है, मांडुक। और मांडुक उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। दोस्तों एक है यजुर्वेद का कौन? कठोपनिषद। यजुर्वेद का जो कठोपनिषद है इसमें जो है यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख किस में है? तो ये कठोपनिषद में। अगला है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों समाधि मरण जो है ये किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। और ये क्या होता है? जैसे जैन धर्म में जो है सिलेखना संस्था माने सिलेखना परंपरा की व्याख्या की गई। सिलेखना क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में, जो चंद्रगुप्त था ना, वो जब एक कहानी बताते हैं, जैसे मगध में जो है 12 वर्ष की अकाल पड़ता है और उससे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य सही नहीं कर पाता है और अपने आप को माने छोटा हो जाता है कि हम अपने जो मेरा प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर सके। तो इससे दुखी होकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में श्रवण बेलागोला में चले जाते हैं और वहीं पे जो है सिलेखना के माध्यम से वो अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो यही किस में है? जैन धर्म में है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। तो दोस्तों निजामुद्दीन जुनैदी जो है किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का वजीर था। ये दिल्ली सल्तनत का है, इल्तुतमिश का वजीर था। अगला है मिलाना है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत काम किया, जिसमें नहरों का निर्माण, जैसे ये बेरोजगारों के दफ्तर खोला था, फिर बहुत हॉस्पिटल भी बनाया था, फिर ये 1200 बागान बगीचा लगाया था 1200। तो ये सारा काम इसने किया और नहरों का निर्माण किया। ये कुल 5 नहरों का निर्माण किया था। बलबन जो है बलबन नौरोज प्रथा को प्रचलन में लाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दीवाने रियासत था। और जहांगीर जो है, जहांगीर के समय में कौन आया था? सर टॉमस रो।
तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता के निर्धारण जो है आर्टिकल 57 में है। किसमें? 57 में। दोस्तों अनुच्छेद 52 में है कि भारत के राष्ट्रपति का पद प्रावधान है। राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस में है? 52 में। दोस्तों 54 में क्या है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है 54 में, और 55 में जो है इसकी रीति से संबंधित है, माने राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित 55 में है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम दिन की अध्यक्षता जो है सबसे वरिष्ठ जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं, और दोस्तों 9 से शुरू होता है, फिर 11 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं 1946 में, 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। फिर 13 दिसंबर को प्रस्तावना लाता है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगले साल जाकर जनवरी में 1947 में ये पास होता है। तो इस सब से जो है 5 क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, और पिछले बार 2-3 बार बताए हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभी विश्वास के साथ किया गया समझौता कहा था? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभी विश्वास के साथ किया गया समझौता कहा था। संविधान के भाग 13 में जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक, वो फंडामेंटल राइट से है, तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके कहने पे? तो दोस्तों राज्य में जो है विधानसभा की अवधि जो है संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है आपातकाल में, तो ये संसद हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, और इस संशोधन के द्वारा जो है संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और इसमें अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक के जो है ये संशोधन है। तो ये फर्स्ट तो सही है लेकिन 2 गलत है, तो फर्स्ट सही है, इसका सी आंसर होगा। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जून के फर्स्ट सप्ताह में केरल में सबसे अधिक मानसून प्रवेश होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 22 जुलाई तक के पूरा इंडिया में फैल जाता है। तो इसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? जहाँ लेट से पहुँचेगा मानसून, तो सबसे लेट से जो है चेन्नई में आता है, यानी वो लौटती हुई मानसून है चेन्नई में, तमिलनाडु के साइड में। ये अक्टूबर से सितंबर में होता है वर्षा यहाँ, तो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अगला है, मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है? दोस्तों ये इस सबसे अधिक कम जो है जस्ता का होता है। मृदा में जो है सबसे सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी जो है जस्ता की होती है। अगला है, बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? तो दोस्तों बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? तो ये जो है ये चिनाब नदी पे है। किस पे है? चिनाब नदी पे। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का 3-4 जो परियोजना है उसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जैसे बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे और है, कौन है? दुलहस्ती, चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती हो गया, ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर सलाल हो गया, एक है किशन गंगा हो गया। तो दोस्तों देखिए चिनाब पे 3 है, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती और सलाल, ये 3 गो हो गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही झेलम नदी पर किशन गंगा है, तुलबुल है और उरी है। तो झेलम पर कौन कौन है? किशन गंगा हो गया, तुलबुल हो गया और फिर उरी हो गया। ये जो है झेलम नदी पे है। दोस्तों भाकर परियोजना, नाफ्ता झाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पे है। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। और पोंग परियोजना जो है ब्यास नदी पे है। और चमेरा जो है रावी नदी पे है।
तो चमेरा को याद रखिएगा, पोंग को भी याद रखिएगा ब्यास नदी पे। जो पंचनद है ना उसके रखना जरूरी याद है क्योंकि वो पहाड़ी साइड में है। दोस्तों टिहरी परियोजना किस पे है? दोस्तों टिहरी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहाँ के बीपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था। भागीरथी और भीलगंगा के है, न कि अलकनंदा है। इसमें लड़का कंफ्यूज होता है कि अलकनंदा है, क्या कि अलकनंदा सभी नदी को जोड़ता है, माने वो मेन नदी है। लेकिन भागीरथी भीलगंगा के संगम पर ये टिहरी बांध परियोजना है और ये उत्तराखंड में है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों और है जैसे माटी टीला और लक्ष्मीबाई रिहंद, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में है। माटी टीला और लक्ष्मी में जो है झांसी के बेतवा नदी पे है और रिहंद बांध पे है। दोस्तों जैसे बिहार में है गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। सिक्किम में है रानगीट जो तीस्ता नदी पे है। और नेपाल में क्या है? दोस्तों भारत के सहयोग से नेपाल में पंचेश्वर परियोजना है। भूटान में जो है ताल है, संकोश है और चुक्खा परियोजना है। चुक्खा तो 3 गो है भूटान में भारत के सहयोग से, वांगचू नदी पे। चुक्खा, ताल, संकोश ये भारत के सहयोग से भूटान में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो कौन सा कच्चा माल नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों नेफ्था, सल्फर और जिप्सम ये सब कच्चा माल है, लेकिन कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा ये कच्चा माल नहीं है। अगला है निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ ग्लोबल पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो ये कितना है? 180 डिग्री। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण नदी के सहायक नदी नहीं है? तो कौन कृष्ण के सहायक नदी नहीं है? तो ये तेल जो है कृष्ण की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कृष्ण जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन है? कोयना हो गया, कूनी हो गया, पंचगंगा, दूधगंगा। दोस्तों वेन और पेन गंगा है तो ये गोदावरी है। जैसे वेन और पेन, वेन क्या होता है? नस, मान लीजिए नस में सुइया देंगे तो पेन होगा, तो वेन पेन जो है कहाँ है? गोदावरी में है, गोदावरी की सहायक गंगा। लेकिन पंचगंगा और दूध गंगा कहें तो ये कहाँ है? ये कृष्णा नदी पे है। तो बहुत लड़का कंफ्यूज होता है पंचगंगा दूध गंगा किसका है, गोदावरी है कृष्णा है। तो हम बता दें भेल और पेन में होता है तो गोदावरी हो जाता है, और पंचगंगा दूध गंगा जो है कृष्णा नदी पे है। तेल महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों तेल जो है महानदी का है। अगला है जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। तो कौन शामिल नहीं होता है? तो वित्त आयोग सदस्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को बना था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, जिसका सदस्य होता है राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, प्रधानमंत्री, ये सब होता है। निम्नलिखित में कौन बेमेल है? बेमेल बताना है तो फर्स्ट है कि रेखा समिति। दोस्तों इसमें है फर्स्ट रेखी समिति। तो दोस्तों रेखी समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, न कि आयात निर्यात प्रक्रिया से, तो फर्स्ट ही गलत हो गया। अगला है नंदू जम्पा समिति रेल की किराया भाड़ा से है। रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से है। गोपारिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, ये सही है। रेखी समिति जो है प्रत्यक्ष कर से है। दोस्तों स्वामीनाथन समिति अगर कह दिया जाए, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंस भी है। स्वामीनाथन जो है जनसंख्या नीति से है। किससे है? जनसंख्या नीति से। दोस्तों राजा चिलैया तो ये कर सुधार से है। तेंदुलकर समिति जो है निर्धनता रेखा का आकलन करने से संबंधित है, तेंदुलकर समिति। दोस्तों खुसरो किससे है? तो खुसरो जो है ये कृषि ऋण से है, कृषि ऋण से संबंधित समिति है। दोस्तों एक 2 क्वेश्चन है। एक राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय कौन सा आयोग बना, और इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उस समय कौन? तो राजीव गांधी के समय जो है जैन आयोग बना था, जैन आयोग समिति बना था, और इंदिरा गांधी के समय ठक्कर आयोग जांच के लिए बना था। ये सारा क्वेश्चन है। अगला है बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो ये किस उपभाषा समूह की बोली है? तो ये जो है पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। अगला है हिरविनिया किस देश की मुद्रा है? ये जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये यूक्रेन की है, जो अभी यहाँ लड़ाई हो रहा है, और राजधानी कहाँ है? कीव है।
अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए इनक्वानियट नेशनलिस्ट किसने लिखा। दोस्तों ये जो है किताब है ये चंद्रचूड़ ने लिखा था। किसने? चंद्रचूड़ ने लिखा। तो इसका नाम क्या है? द अनटोल्ड स्टोरी लिस्ट। तो यह पुस्तक चंद्रचूड़ घोष लिखा है, चंद्रचूड़ घोष। बबीता कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से लगा हुआ है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी लगे हुए हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और गुजरात। 2 और 4 आंसर हो जाएगा। अगला है लेंस डाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप क्या है? केसरिया स्तूप। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को क्या नाम दिया गया है? तो अमृत काल को जो है कर्तव्य काल नाम दिया गया है। अगला है मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु के है। अब हम लोग जानते हैं कि सामान्य विज्ञान का 20 क्वेश्चन आता है। तो अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग से जो है दांत, अस्थियां और मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ये क्या होता है? घेगा रोग से बचाता है। तो इसमें घेगा रोग नहीं होगा जिसके पास जो आयोडीन युक्त नमक खाएगा। तो सी हो जाएगा। एथनॉल का एस्टिक अम्ल के रूप में रूपांतरित किसका उदाहरण है? तो एथनॉल का एस्टिक रूप में रूपांतरण जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोस्तों ऑक्सीडेशन आप यहाँ समझ जाइएगा, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? तो इसमें जो है ऑक्सीजन वृद्धि करता है, इसकी संख्या वृद्धि करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कम हो जाता है ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है लेकिन ऑक्सीजन घट जाता है। तो एथनॉल जो है, एथनॉल का एस्टिक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसका है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है सही मिलान करना है। तो सही मिलान में मरकरी, तो मरकरी क्या है? तो ये मैनोमीटर है, मरकरी मैनोमीटर। और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। मैनोमीटर में जो है मरकरी होता है, जर्मेनियम किस में होता है? सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। मिथाइल एल्कोहल जो है क्या है? वुड नेफ्था है। और नाइक्रोम जो है रेसिस्टेंस वायर है। नाइक्रोम से रेसिस्टेंस बनता है करंट के लिए। अगला है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो ये पॉलीथीन की बनी होती है। अगला है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो है ये लगभग 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। दोस्तों और है जैसे समुद्री जल, तो समुद्री जल का कितना होता है? 8.4 होता है। रक्त का 7.4, लार का जो कितना होता है 6.5 होता है, और दूध का 6.4, और फिर आ गया मूत्र का। तो दोस्तों मूत्र का जो है 6 होता है, और शराब का 2.8 होता है, और सिरका का जो है 2.4 होता है। नींबू को 2 से 2.2 के बीच में होता है। तो 8.4 किसका होता है? तो ये समुद्री जल का होता है। रक्त का कितना होता है? 7.4। फिर लार का कितना होता है? 7.5। लार और दूध का लगभग सेम के बराबर है, तो याद रखिएगा इसे। लार का ये दूध का जो है 6.4 है, लार का 6.5 है। मूत्र का कितना है? 6 है, और सिरका का 2.4 है, और नींबू का 2.2 है। 2 दिया रहे तो 2 लगभग कह रहा है तो 2 हो जाएगा। तो सब याद रखिएगा। इसमें जो है जैसे हम लोग रक्त को इजी वे में याद कर सकते हैं, क्या ब्लड 7.4 होता है। पेशाब को भी कर सकते हैं, मूत्र जो 6 होता है। शराब का 2.8 होता है,
और सिरका जो 2.4 होता है, नींबू हाई एसिडिक होता है 2.2, उसके ऊपर क्या होता है सिरका 2.4, शराब क्या होता है 2.8। तो ये सारा याद रखिएगा। अगला है हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? अंग कह रहा है तो अंग सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है, और यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसका वातावरण और एपिडर्मिस कहते हैं, जिसको वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है, तो किस पे है? तो ये अमीबा पे मौजूद रहता है, उंगली जैसी संरचना है। अगला है डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो दोस्तों इसका जो है पित्त लवण हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद कर देता है? तो दोस्तों ये है, इसमें प्लेटलेट्स होगा। प्लेटलेट्स जो है पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद कर देता है। और इसका कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो कौन सा है जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों स्टीरप, हैमर और एनविल ये तीनों पाया जाता है, लेकिन एक्स जो है नहीं पाया जाता है। एक्स मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है, जबकि स्टीरप ये सब जो है अस्थिया है, तो एक्स हो जाएगा। अगला है प्रजनन उत्तमकों का परिपक्व होना शरीर हो जाने सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो किशोरा वाला स्थिति को यौवन कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो कौन है जो जीवाणु जनित रोग है? तो इसका जो है डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। जैसे जीवाणु टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये सब जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों डिप्थीरिया जो है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जीवाणु का नाम है। दोस्तों टिटनस का क्या है? क्लस्ट्रीडियम टिटेनी है। हैजा का विब्रियो कोलेरी, हैजा का क्या है? विब्रियो कोलेरी। टाइफाइड का साल्मोनेला टोआइली। डॉक्टर सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली सिक्के लिए प्रसिद्ध थे, तो किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पक्षी विज्ञान थे। अगला है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका गति बढ़ जाता है। दोस्तों जब सघन माध्यम से या विरल माध्यम में या विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होता है? तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है चेंज नहीं होता है। जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण जो है ये समस्त तापमानों पे होता है। दोस्तों ये वाष्पीकरण हर तापमान पे होता है। जैसे कम तापमान रहे तो कम वाष्पीकरण होगा, ज़्यादा तापमान होगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। इसका इसीलिए आंसर जो है समस्त तापमान हो जाएगा। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें जो है दिशा परिवर्तन होता है। बाकी बात संवेग, द्रव्यमान, गति ये परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के परतः एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसा त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिणाम जो है सदैव अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, परंतु उसका वेग और त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो वेग और त्वरण की दिशा परिवर्तन होता है, वेग और त्वरण की दिशा परिवर्तन होता है, तो इसलिए दिशा आंसर हो जाएगा। अगला है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का किसका उदाहरण है? तो यह किसका है? तो यह गतीय तृतीय नियम है। दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट नियम से क्या आता है? तो बल की परिभाषा जो है फर्स्ट नियम से आता है, बल की परिभाषा। और जड़त्व का नियम फर्स्ट को कहते हैं जड़त्व। दोस्तों द्वितीय गति से क्या आता है? तो ये बल का परिणाम इंडिकेट करता है। और तीसरा भी जो हम लोग पढ़े हैं। अगला है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है वो बताना है। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है किया गया काम। बाकी बात विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण। जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। तो एफ और एस के बीच में बना कोण थीटा होता है। अगला है ऑटोमोबाइल यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑडोमीटर।
दोस्तों ऑडोमीटर से वाहनों द्वारा चली गई दूरी नापते हैं। टैकोमीटर क्या है, वायुयान की गति मापते हैं, टैकोमीटर से वायुयान की गति। और स्पीडोमीटर जो है वाहनों की गति होता है, स्पीडोमीटर वाहनों की गति। और ऑडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर जो है ये दूरी नापते हैं, और स्पीडोमीटर जो है वाहनों की गति मापते हैं। दोस्तों मैथ रीजनिंग आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको टेलीग्राम पे बनाकर प्रोवाइड करेंगे। मैथ हो रीजनिंग हो, हम नहीं बनाते हैं कि इसमें अगर मैथ रीजनिंग बनाना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बनाते हैं। तो अगर आप बनाते हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो रियल अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि फाना नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम उसको जो है एकदम ट्रिकी व्यू से आपको हम बता देंगे। अगर दोस्त आप क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस से, तो अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो आप लोग फॉलो करते हैं या नहीं। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन बनेगा। क्या है कि ज़्यादा डीप में ये नहीं पूछा जाता है, आप जस्ट एक बार रीडिंग कीजिए अपने सिलेबस के अनुसार जो जो आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों कंप्यूटर से हम कुछ वीडियो बनाए हैं वो अगर आप देख लेते हैं तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे। तो चलिए दोस्त अब कंप्यूटर का क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली डैश की परिभाषा है। दोस्तों ये सारा चीज़ को जो है प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कंप्यूटर का प्रकार हो गया, प्रोसेसर हो गया, ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म है। ग्राहक डाटाबेस में मिसप्रिंटिंग है, ग्राहक का कुल नाम डैश डाला जाएगा। तो कुल नाम क्या डाला जाएगा, तो ये टेक्स्ट फील्ड में डाला जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक फॉर्म स्टाइल नहीं है। तो कौन है इसमें फॉर्म स्टाइल नहीं है, तो हाइलाइट्स जो है फॉर्म स्टाइल नहीं है। हाइलाइट्स माने क्या होता है, हाईलाइट करना, जैसे ये हाईलाइट हो गया। बाकी बात ब्लेंड्स, स्टोन और स्टैंडर्ड ये सभी जो है फॉन्ट स्टाइल है। जैसे फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होगा, जैसे ए ऐसे लिख रहे हैं, कोई में ए ऐसे लिखा रहेगा तो ये स्टाइल हो गया। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, तो एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करने पर एनुमरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एनुमरेशन कहलाता है, एनुमरेशन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, आप जस्ट एक बार पढ़िए, इसको याद रखिए कि एनुमरेशन कहते हैं। अगला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में निम्न में से कौन सा पहला कदम है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोडम के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट पर बिजनेस डाटा को कैप्चर करता है। तो किसके जरिए करता है, तो ये डाटा एंट्री के जरिए। अगला है शब्द हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है। तो हाइपर टेक्स्ट का क्या अर्थ है, तो ये नॉन सिक्वेंशियल राइटिंग इसको कहते हैं। अगला है कुंजी पटल का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों कुंजी पटल का उपयोग जो है चित्र इमेजिंग का सृजन करना और आपके कंप्यूटर में भेजना, ये इसका मतलब होता है, उपयोग होता है। अगला सीपीयू का क्या कार्य है, तो सीपीयू का क्या कार्य है, तो ये इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना सीपीयू का है। सीपीयू में क्या क्या होता है, सेंट्रल यूनिट होता है, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू होता है। तो ये सब सीपीयू का मेन पार्ट है। अगला है न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्या चीज़ नहीं होने पर कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने पर कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। अगला है कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है उसमें आकर होने वाला इवेंट्स के सीक्वेंस को कहते हैं। तो इवेंट्स के सीक्वेंस को जो है एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल। यूपीएस का क्या है, तो दोस्तों यूपीएस जो है एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है यूपीएस। अगला है सूचना प्रक्रिया चक्र निम्न प्रक्रिया शामिल है। तो कौन शामिल है सूचना प्रक्रिया में, तो ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। सूचना प्रक्रिया चक्र में इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज ये सब जो है सूचना प्रक्रिया चक्र में नहीं है। अगला है डिस्क पर जिस प्रकार से बिट्स एक के बाद एक जिस तरीके से टाइट पैक किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन। अगला है आपके कंप्यूटर में संलग्न स्पीकर्स का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है प्रतिमाओं का प्रदर्शन करना। अगला है टेप का वर्णन किस प्रकार के एक्सेस और प्रवेश के रूप में होता है, तो किस प्रकार के एक्सेस प्रवेश के रूप में होता है, तो डीवीडी के रूप में होता है।
अगला OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है, यदि कंप्यूटर में प्रिंट या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो किसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए? तो ये ड्राइवर का इंस्टॉल किया जाना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट के सर्व कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहते हैं? उसको ब्राउज़र कहते हैं। अगला है, टपल क्या होता है? तो दोस्तों टपल जो है ये टेबल की एक रो होता है। अगला है, फाइल ऑर्गेनाइज करने के उस तरीकों को क्या कहते हैं जिसमें फाइल को डाटा रिकॉर्ड कुंजी फील्ड में के मुताबिक विशेष क्रम में सजाए जाते हैं। तो विशेष क्रम में सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है, ये विशेष क्रम में सजाया जाता है। अब हम लोग झारखंड का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड के झांकी का थीम क्या था? तो दोस्तों झारखंड के झांकी का थीम था बाबा धाम परिसर। क्या था? बाबा धाम परिसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है? तो 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन जो है ये बोतल सूद डैम पर किया गया है। अगला है, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया? तो ये हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो दोनों मिलकर किया था। अगला है, नागपुरी गीतों की काव्य रचना के लेखक कौन है? तो नागपुरी गीतों के काव्य की रचना के लेखक जो है ये कौन है? डॉक्टर कुमार बसंती है। अगला, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी उम्र क्या है? जिनकी उम्र जो है ये 65 वर्ष है, उनको ये प्रदान किया जाएगा। धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो ये जो है किस देवी को है? माँ काली की है। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन नई दिशा। अगला है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। फर्स्ट है, इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। सही है। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने और छोटानागपुर क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाने के विरोध किया। ये भी सही है। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दी गई। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है लक्सा बुरू में है। अगला है, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन जो है क्या है? तो यह कथन गलत है। महाधिवक्ता जो है सदन में मतदान नहीं कर सकता है। दोस्तों महाधिवक्ता जो है सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ये 177 आर्टिकल में है। अगला है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो दोस्तों झारखंड राज्य के रांची शहर में जो है शताब्दी स्टेशन स्थित है। अगला है, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा? तो ये कहाँ है? तो ये झारखंड में। अगला है, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों झारखंड राज्य में झूमर गीत तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय आदि त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो दोस्तों झारखंड में धुबिया नृत्य को कहा जाता है और इस नृत्य में राज्य में विभिन्न प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं जैसे छऊ, पैका, जतरा, ये सभी जो है धुबिया है। तो किसको कहा जाता है? तो ये नृत्य को कहा जाता है। अगला है, कौन सा स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे? जो चौथा नंबर के थे ये मधु कोरा। और कब से कब थे? तो ये 14 सितंबर 2006 से जो है ये 2008 तक रहे थे। अगला, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो दोस्तों रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह के द्वारा जो है 1691 ईस्वी में बनाया गया। किसके द्वारा? एनी शाह के द्वारा। अगला है, पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। तो क्या प्रदान करना है? तो इसका जो है तो पीटीजी को मुफ्त चावल प्रदान करना है। अगला है, बाल्को की स्थापना हुई थी। बाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो बाल्को की स्थापना जो 1939 में हुई थी। अगला है, छोटानागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो दोस्तों छोटानागपुर पठार में जो है लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है जबकि जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाले नूतन वर्ग की मिट्टी है और इस मिट्टी में जो है परिक्षेत्रता का विकास नहीं होता है। तो इसका लाल मिट्टी हो जाएगा।
अगला है त्योहारों को निम्नलिखित समूह में कौन सा आदिवासी समूह के बीच मनाया जाता है? तो कौन सा आदिवासी समूहों के? तो सरहुल, कन्ना, धागो और मोद। राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ियों में अधिकतम मिट्टी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है आदिवासी गांव में हकार का काम क्या है? तो आदिवासी गांव में हकार का काम जो है क्या है? तो ये सूचना के प्रचार के लिए ये काम है, इनका सूचना का प्रचार काम करता है। प्रकाश ततिया झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कैमन नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 8वें नंबर का है। अगला झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व में जो है ये पश्चिम बंगाल है। और बिहार में निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो ये बंगाली भी बोली जाती है। इसमें इसके अनुसार जो है बंगाली हो जाएगा। और दूसरा कौन है? दूसरा हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला है खरकई नदी डैश में गिरती है। तो खरकई नदी जो है स्वर्ण रेखा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और जमशेदपुर शहर इसी पर स्थित है। इसका स्वर्ण नदी हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है? तो ये सोहराय। वेदों के पौधों में असुर जनजातियों का उल्लेख डैश के लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो ये वीरता और कर्तव्य के लिए किया जाता है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां का कुल मिलाकर लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? 2001 का कह रहा है। तो ये मुंडा और संथाल दोनों है। झारखंड खेल संवर्धन सोसाइटी का संयुक्त पहल है। तो कौन सा है जो संयुक्त पहल है? तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की, ये दोनों। झामुमो झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में नहीं है? तो किस देश का सरकार मान किस दल के साथ संबंध नहीं है? तो ये दोनों हो जाएगा, भाजपा और एलजेपी दोनों के साथ जो है गठबंधन में नहीं है। झारखंड में राजमहल पहाड़ियों की कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो दोस्तों झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में शौर्या पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। कौन? शौर्या पहाड़िया। और प्रजाति दृष्टि से इन्हें प्रोटोस्टोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। इनकी बोली जो माल्टो है और जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो माल्टो इनकी भाषा है। बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो ये 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। मुंडा दुर्रद कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1942 में प्रकाशित हुआ। अगला है कोडरमा बिहार को किस जिले को स्पर्श करता है? तो किस जिले को स्पर्श करता है? तो ये नवादा जिले को स्पर्श करता है। वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो किस लिए मनाया जाता है? तो वंदना उत्सव जो है पशु के लिए मनाया जाता है। अगला है झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में एलिफेंट रिजर्व जो है सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में। अगला है झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों झारखंड में जो है मुख्यमंत्री वन योजना की शुरुआत जो है 15 नवंबर 2015 को किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है खरकई नदी डैश से निकलती है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी में मिल जाती है। और कहाँ से निकलती है? तो सिमलीपाल से निकलती है। अगला है झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है? तो दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है। तो ओलंपिक स्वर्ण। तो दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी आपको सपोर्टिव लगता है कि आपको लगता है कि हाँ ये सपोर्ट हो रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए ताकि व्यू बढ़े, क्योंकि पहले की अपेक्षा व्यू बहुत कम गया है, शायद मैं नहीं जानता हूँ कि इसलिए। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।